Good morning, students. As we have discussed in the last topic, what do you mean by agency? So, agency is an institution or a company or a formation or an agreement between the two parties. There must be one major party known as the company investors, and the second is the agency or the agency person known as the principal. एक कंपनी होती है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ले लिया KFC, दैट इज अ मेन कंपनी. If somebody wants to open an agency or the franchisee of that particular company, they can have, for an example, आपके यहाँ मिस्टर सुरेश जी ने ली है, तो उनकी ओनरशिप के अंदर वो प्रिंसिपल बन जाएंगे. और मीन वाइल अगर सुरेश जी इज रनिंग n नंबर ऑफ बिजनेस, मीन टाइम उनके पास KFC की भी है और बीकानेर की भी है, वो दोनों में से कहीं नहीं बैठते हैं, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, तो प्रिंसिपल वो बन जाएंगे. लेकिन दोनों जगह वी आर हैविंग एन एजेंट्स रहेंगे और एजेंट्स ही प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज को फॉलो भी करेंगे. ये हमें बहुत बेसिक से समझना है कि प्रिंसिपल अपनी ड्यूटीज को डाइल्यूट करता है जिससे कि एजेंट वो ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाए. अब जो एजेंट है, एजेंट इज ऑब्वियसली एम्प्लॉय. एजेंट कौन है? एजेंट वो व्यक्ति है जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट करा है, उसका इंटरव्यू लिया होगा, उसकी कुछ सैलरी होगी. अगर मान लीजिए घर का ही कोई बच्चा है, अपने ही बिजनेस में आना चाहता है, तो उसका कुछ फ्रिंज होगा, कुछ पर्क्स होंगे, कुछ कमीशन होगा, कुछ लमसम पार्ट, उसको इस पार्ट के लिए आप पे ऑफ करेंगे. देयर मस्ट बी अ सम पार्ट और सम बेनिफिट दैट इज बीइंग अलाउड फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट. एजेंट कौन सी ड्यूटीज फॉलो करेगा? द एजेंट विल फॉलोइंग द ड्यूटीज एज असाइन्ड बाय द प्रिंसिपल. एजेंट वही ड्यूटीज करता है जो कि प्रिंसिपल उसको कहकर जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, अगर आज प्रिंसिपल शहर में नहीं है एंड मीन टाइम आपके ऑफिस में कोई पुलिस आ जाती है फॉर एन इंस्पेक्शन, तो होल अथॉरिटी इज फॉर द एजेंट कि उनको प्रॉपरली इंस्पेक्ट कराए, उनसे डील करे, उन्हें प्रॉपर कागज दे. तो एजेंट हैज इट्स पावर, हैज इट्स ओन पावर्स, जिन्हें वो यूज करता है सिर्फ फॉर द फेवर ऑफ द कंपनी. आप इस पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं. मीन टाइम हम लोगों ने ये केसेस बहुत जगह देखे हैं कि लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करा है. देखिए बेटा, पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और एजेंट रखना बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और सर्वेंट भी अलग कॉन्सेप्ट है. पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है आपने ओनरशिप डाइल्यूट करी है, कंपनी आपकी थी, आप कुछ दिन के लिए कहीं गए और आपने ओनरशिप डाइल्यूट करी है. आपने कहा कि तुम ही हो मालिक जब तक मैं यहां पर नहीं हूं. ठीक, ये हो गया बेटा पावर ऑफ अटॉर्नी की बात, कि जहां पे हम लोग ये कहते हैं कि क्या एजेंट के पास भी इतनी पावर है? नहीं, एजेंट के पास ये पावर नहीं है बेटा. एजेंट को मैंने रिक्रूट करा है ना, तो जब मैंने उसको रिक्रूट करा है तो वो मेरी जिम्मेदारी संभाल रहा है. मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी एजेंट से कि तुम ही हो मालिक, उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं है. मैं ये कहूंगी कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए. हम लॉ पढ़ रहे हैं. लॉ में क्या होता है बेटा, आधे से ज्यादा चीजें जो होती हैं हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करती हैं. अब जब मैंने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मतलब अगर कुछ गलत भी हो गया तो कौन देखेगा? आप ही देखोगे. मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि ये काम सही से हो जाना चाहिए. मैंने आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया है. मैंने आपको बता दिया है कि ये कमला रेड होना चाहिए, इसमें पीछे पीपीटी चलनी चाहिए, साइड पे पोडियम होना चाहिए, मेरे पास कीबोर्ड होना चाहिए. ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं. सही से चलाना ये आपकी क्या रहेगी? जिम्मेदारी. लेकिन जब मैं बात करती हूँ बेटा ओनरशिप की, तो ओनरशिप में मैं आपसे ये कहती हूँ, मैं जा रही हूँ, आप इसको ऐसे बढ़िया से तैयार करवा दीजिए. अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा था मम्मा रेड कलर, सो आई हैव स्विच्ड टू लेवेंडर मोड्स. मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बहुत ब्राइट लग रहा था, लेवेंडर करवा दिया. अब क्योंकि मैंने आपको ओनरशिप दी है तो मुझे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना. लेकिन अब मैं आई और मैंने आपको सिर्फ क्या बना रखा है? मैंने आपको बना रखा है एक एजेंट. अब मैं आई तो मैंने कहा अरे आपने लेवेंडर क्यों करवा लिया? ये तो मैंने कभी आपको बताया ही नहीं था. ये तो आपके राइट्स में ही नहीं आता है कि आप इस चीज का डिसीजन लें, है ना. तो आप लेवेंडर नहीं बनवा सकते, आपको ये कलर चेंज करना पड़ेगा. जो मैंने कहा है वैसे ही करके दीजिए. अब प्रिंसिपल और
इनके बीच में ये डिफरेंस है बेटा, ये हमको समझना पड़ेगा। अब थर्ड एक शब्द है, किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है XYZ, कोई बच्चा ये सोच सकता है इस समय कि फिर मैम सर्वेंट का क्या करते हैं। सर्वेंट बेटा लोअर क्लास की तरफ आ जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके फादर के यहाँ कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये मेरा अकाउंटेंट है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा सर्वेंट है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई स्वीपर है बेटा, है ना, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा स्वीपर है तो ये मेरा सर्वेंट है। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ठीक। अब वो कह रहा है कि क्रिएशन कैसे किया जाएगा। एजेंसी को क्रिएट करने के लिए मेरे पास बेसिक नॉर्म्स एक्सप्रेस्ड हमने क्लियर कर लिया है। क्या होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब है खुद ही हम इन्वॉल्व हैं। एपरेंट अथॉरिटी में भी हमने देख लिया है कि प्रिंसिपल खुद ही पोजेस करता है और जिसकी वजह से ये इम्प्लाइड चीजें होती है। ठीक है, मैं ऐसे फिर से ग्रीन कर दे रही हूं सो दैट कि कहीं डाउट ना रहे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, रेटिफिकेशन में क्या होता है कि जहां पे हम प्रोवोक करते हैं किसी इंडिविजुअल को कि वो उसके बिहाफ पे आके और काम करके जाएगा, तो दैट इज रेटिफिकेशन। ओके, अब हमारा केस आता है ऑपरेशन बाय लॉ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये तब होता है जब सरकार द्वारा कोई भी ऐसी चीज में हम खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं या सरकार हमको उसमें इन्वॉल्व कर लेती है। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस होते हैं कि जहां पे हम खुद से तो नहीं डायरेक्टली उसका पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते हम उसके मेंबर बन चुके हैं। अब आता है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ऐसा क्या होगा कि एजेंसी समाप्त कर दी जाए। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दो पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाए, अब एजेंसी क्या है, पार्टनरशिप में थी ना, फर्क आ जाएगा। या दोनों ही पार्टनर कहते हैं हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो भी डाइल्यूट हो जाएगी। फंड खत्म हो जाए, इंसॉल्वेंसी आ जाए, ठीक, तो ऐसे केसेस में या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर दे कि भाई आप इसको बंद करिए, ये तो पूरी कंपनी ही लॉस में है। जैसे हमने HMT का एग्जाम्पल लिया था, अब HMT वाले एग्जाम्पल में बेटा क्या है कि HMT तो कंपनी ही बंद हो गई है ना। अब जब कंपनी ही बंद हो गई है तो उस केस में क्या दिक्कत आएगी, उस केस में ये इशू आता है कि जब गवर्नमेंट ने ही बंद कर दी है, किसी और ने नहीं क्लोज करी थी, गवर्नमेंट ने क्लोज कर दी थी। अब जो सुरेश जी थे, हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने मुरादाबाद में HMT का एक शोरूम डाला। क्लियर? अब क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दी है, जब गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दी है तो अब जो सुरेश जी ने यहां शोरूम डाला है ये किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि इस कंपनी को बंद करो। तो जब कंपनी बंद हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट शोरूम भी बंद हो जाएगा। मैं फिर से लिख दे रही हूं, कंपनी क्लोजेस तो जितने भी शोरूम्स हैं बेटा वो बाइंड अप हो जाएंगे। बंद करना तो इन्हें नहीं कहते हैं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने शटर गिरा दिया और वो चले गए। बाइंडिंग अप प्रोसेस होता है, बाइंडिंग अप प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एन एग्जांपल, सेकंड, आफ्टर एम्प्लॉइज कितने मेंबर्स हैं जो आपसे एसोसिएटेड हैं। हो सकता है कि वो कंपनी में रोज आके काम नहीं करते हो, लेकिन आपके साथ पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास चीजें आ सकती हैं, आपके पास कितनी लायबिलिटी है। अब जो लायबिलिटी है उससे सैलरी दीजिए, अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा मतलब इतना कैश नहीं है, तो अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करिए और एसेट्स की मदद से क्या करिए बेटा, हमारे पास आके अपनी बाकी चीजों को सबको पेमेंट ऑफ करके जाइए। ठीक, अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एनजीओ कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं होती है, कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा, समझिए, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर से भी जानी जा सकती है, इनके साथ क्या होता है बेटू, ये समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो ये कभी भी नहीं दिखाते हैं कि हम प्रॉफिट की वजह से काम कर रहे हैं, है ना। तो जब इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग तो है ही नहीं ना, प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द मोटिव।
ये तो मोटिव ही नहीं है। तो जब ये मोटिव ही नहीं है तो ये इशू नहीं आता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, क्लियर, और वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऐसी हो जो कि सिर्फ गरीबों के लिए मदद कर रही है, पुअर सेक्शन के लिए कर रही है, गांव-गांव जाके मदद कर रही है। अब तो वो कभी कह ही नहीं सकती है कि भाई मैं एनपीए हूं, है ना। अब ये क्या कहेगी कि मैं एनपीए क्यों हूं, मैं तो कभी एनपीए हो ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। या हम ये कह दें कि इलेक्शन में बहुत पैसा लग गया, इसका ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। या मेट्रो की बात कर लें, रेलवे प्राइवेट मोड में चला गया है, तो क्या जो रेलवे का पार्ट है वही सेम मेट्रो का भी पार्ट रहेगा? नहीं, रेलवे का और मेट्रो का पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मेट्रो है ये पीपीपी मोड पे चलती है। किस पे चलती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलती है। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी रेलवे जो प्रॉपर है वो आज भी गवर्नमेंट देख रही है। आई थॉट अब ये सबको क्लियर होगा कि कुछ एनजीओज ऐसे होते हैं जो बंद नहीं होते हैं। देयर आर सम एनजीओज दैट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। हाँ, अब एक रेगुलर एनजीओ है, मान लीजिए एक रेगुलर एजेंसी है, मैंने कहा कि हीरो होंडा की एजेंसी है, वो बंद की जा सकती है। नायका की एजेंसी है, टर्मिनेट हो सकती है। आपने कहा मेरे पास शुगर की एजेंसी है, टर्मिनेट हो सकती है। बीकानेर की एजेंसी है, टर्मिनेट हो सकती है। केएफसी की है, टर्मिनेट हो सकती है। मारुति की है, टर्मिनेट हो सकती है। क्योंकि ये कोई एनजीओ नहीं है बेटा, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है और उनकी आपने एजेंसी खरीदी हुई है। आप देखिए कितने पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ पेट्रोल पंप जो आज चल रहे हैं, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि बंद हो गए, है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे तरह की एजेंसी को क्लोज करना चाहते हैं या वाइंड अप करना चाहते हैं, इसकी लीगल लैंग्वेज है वाइंड अप। देखिए क्लोज तो कोई नहीं करना चाहता बेटा, क्लोज करने का मतलब है हमने शटर गिरा दिया, है ना, और हम चले गए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। एजेंसी है, फाइलें बनी हैं, लोगों के नाम हैं, एम्प्लॉइज हैं, डिटेल्स हैं, आई कार्ड्स हैं, सब कुछ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, क्या पॉसिबल है कि लोगों को प्रॉपरली बाइंड किया जाए, लोगों को प्रॉपरली समापन दिया जाए, उनको उनकी लाइबिलिटीज को फुलफिल करा जाए, उनके एसेट्स उनको हैंडओवर करे जाएं, तभी आप प्रॉपरली उसको वाइंड अप कहते हैं। इसीलिए क्लोज हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन वैसे हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप लोग जब भी पेपर दें तो इस चीज का यूज ना करें, ये लीगल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, कि हमने जिस चीज के लिए बेटा एजेंसी खोली थी अब उसका पर्पस ही कंप्लीट हो गया है। तो जो एजेंट है वो इन्फॉर्म करेगा किसे? प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल प्रॉपरली तरीके से क्या कराएंगे? वाइंड अप कराएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या काम होता है? बिल्कुल होता है बेटा। देयर आर एन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मैं यहाँ एग्जाम्पल कोट करना चाहती हूँ, ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं जो कि अपनी सिटी में आती हैं, अपना जॉब परफॉर्म करती हैं, और जैसे ही उनका बेटा जॉब कंप्लीट हो जाता है वैसे ही सिटी से वाइंड अप करके चली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मेट्रोपोलिस, ये आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है। मेट्रोपोलिस यही करती है कि आती है, शहर में काम करती है और काम करके चली जाती है। या आपने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सुना होगा बेटू, टर्न की प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्न की प्रोजेक्ट? टर्न की प्रोजेक्ट का बेटा मतलब है, अगर आप में से किसी बच्चे के पास की हो तो उसको डोर में ऐसे फिक्स करिए और ऐसे घुमाइए, ठीक है, तो चाबी घूमती है ना, तो दैट इज नोन एज टर्न की प्रोजेक्ट्स, कि हमने आपका काम कर दिया है और अब हमने
अपनी तरफ से लॉक बंद करके आपको चाबी दे दिए। तो देयर एन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या एन नंबर ऑफ ऐसी एसोसिएशन कंपनीज हैं और काउंसलिंग कंपनीज हैं जो आप हायर कर सकते हैं। आपके पास कुछ दिन रहेंगी, आपका काम करेंगी और आपका काम करके फिर आपकी कंपनी छोड़ के चली जाएंगी। क्लियर? तो टर्न की प्रोजेक्ट्स का बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर हम आ जाते हैं एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम। अब एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम ऑटोमेटिकली हमको शो करता है कि समय समाप्त हो गया है, द टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें हमें कोई इफ एंड बट नहीं करना है, टाइम हैज बीन कंप्लीटेड, समय ही खत्म हो गया है बेटा। जैसे आप मूवी देखने गए, आपके पास टिकट है 12:30 से 3:30 का, अब आप पहुंचे ही हैं बेटू 3:35 पे, है ना, तो टाइम खत्म हो गया है। अगर आप 1 बजे भी पहुंचते, आप 2:30 बजे भी पहुंचते, तो आप 1 घंटे की मूवी देख लेते। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि टाइम अपने आप ये घोषित कर रहा है कि अब मैं तुम्हारे फेवर में नहीं हूं, मैं खत्म हो चुका हूं। म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब बात आती है म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स हम 2 लोग तो हैं ही। देखिए, मैं खुद से तो ये वादा नहीं कर सकती ना कि मैंने अपनी मन में सोचा या मैंने अपनी आत्मा से आज ये रात में बात करी कि कल सुबह कंपनी चल के बंद कर देंगे। अब मैं और मेरी आत्मा तो एक ही है बेटा, है ना। या मान लीजिए 2 हस्बैंड वाइफ हैं, अब हस्बैंड नहीं बैठते हैं तो वाइफ बैठती है, और वाइफ नहीं बैठती है तो हस्बैंड बैठते हैं। तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मम्मी पापा ने आपस में बात करी, म्यूचुअल एग्रीमेंट करा। उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है बेटा। एग्रीमेंट होने से हमें ये समझ में आता है, जो वन थिंग हमारे में सबसे पहले क्लिक करती है, दैट इज पार्टनरशिप, कि देयर मस्ट बी वन अनदर एंटिटी, अ होल सोल एंटिटी शुड बी देयर। तो म्यूचुअल जब शब्द का नाम आता था, देखिए हमेशा म्यूचुअल में एक चीज समझिए बेटा, हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ में बहुत सारे फंक्शनल्स है, ठीक है। हम मान लेते हैं 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन। ऐसी दूसरी कंपनी है बेटा, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन। अब हम अगर ऐसे जोड़ लें तो ये जो बीच में जिगजैग बना ना, इसको क्रॉस फंक्शनल कहते हैं, कि तुम्हारे कुछ काम मैं कर रहा हूं, मेरे कुछ काम तुम कर रहे हो, और जिसके चलते हम एक पूरी कंपनी है। ए इनपुट है बी का और बी इनपुट है सी का। तो अगर कुछ तुम करो और कुछ हम करें, तभी हम जेड तक पहुंचेंगे। तो अगर इस तरह से बेटा कंपनी चल रही है तो उसको म्यूचुअल या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही बंद किया जा सकता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम ब्रेड बनाते हैं, हमने ये कहा कि वी आर ब्रिटानियाज, ठीक, हम ब्रेड बना रहे हैं, पर ब्रिटानिया भी तो बेटा कहीं से चीनी मैदा खरीदता होगा, है ना, बिना इसके तो इसका काम नहीं होता होगा। तो सप्लायर आप चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सप्लायर ही चेंज हो गया है। तो म्यूचुअल जो एग्रीमेंट था ब्रिटानिया के बीच का और सप्लायर के बीच का, वो क्या हो गया है, टूट गया है ना। तो आप ये नहीं कह सकते इस केस में कि ब्रिटानिया बंद हो गई है। ब्रिटानिया ने क्या चेंज करा है बेटा, सप्लायर चेंज करा है। तो हमको यहाँ ये बात समझनी होती है कि कभी कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है बेटा कि जब भी कभी टर्मिनेशन हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग 2 लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग आती कब है, ये हम पर्सनल लाइफ से एक राय लेते हैं। हमेशा बेटा बात करिए, कम्युनिकेशन इज द ओनली रिसोर्स टू रिजाइड द कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी समस्या का निदान सिर्फ और सिर्फ बात है। और जब मैं ये कहती हूं आपसे कि बात करिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी बात करेंगे। वो भी इंसान है, हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, कम समझदार हो, पर उसके भी अपने पक्ष विपक्ष होंगे, उसे कुछ तो समझ होगी ना जब आपके साथ वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। यही एक तरीका है जो जीवन में काम करता है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं बेटा। क्यों? क्योंकि जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। और अगर आप ऐसे हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं, तो ये सक्सेस रेशियो नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम देखिए बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और देखिए वो कितना पैसा कमाते हैं, है ना। अच्छा, ये बात बेटा बहुत जरूरी है कि पैसा होना चाहिए,
लेकिन सिर्फ पैसा होना चाहिए ये बिल्कुल जरूरी भी नहीं है ना। तो सक्सेस में मनी इज वन ऑफ द एलिमेंट, बट मनी इज नॉट द एलिमेंट। सिर्फ यही पाने से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस में बहुत कुछ आता है बेटा। सक्सेस में वेल्थ आती है, चैरिटी आती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आती है, आपने कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करा है, ये चीजें आती हैं। आप जिस दिन नहीं होंगे, आपकी एब्सेंस में आपको लोग कितना मिस करेंगे, ये चीजें आती हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि आप आज नहीं तो कल अपना बिजनेस करेंगे। यू आर डूइंग बिजनेस राइट नाउ और आफ्टर 2-3 years। तो ये बेसिक ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस एंड दैट इज द ओनली वे इट वर्क्स। कम्युनिकेट करिए, उसकी सुनिए, अपनी भी समझाने की कोशिश करिए। और जब भी हम बेटा किसी की बात सुनते हैं तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसान को पहचानना बहुत अच्छी बात है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपके पास राजेश आया और राजेश की इमेज पूरी दुनिया में बहुत खराब है। राजेश को लोग क्रूएल कहते हैं, राजेश को लोग ये कहते हैं कि यार राजेश तो किसी की सुनता नहीं है, राजेश तो पैसे भी किसी को उधार नहीं देता, राजेश तो बिजनेस में बड़ा कोरा कोरा बिजनेस करता है। पर एक दिन राजेश उमेश से मिला। अब उमेश को राजेश बहुत अच्छा लगा। तो उमेश को क्या ये भूल जाना चाहिए कि राजेश की क्या पहचान है? नहीं, भूलना नहीं चाहिए। उसे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजेश के बारे में ये बातें भी हैं, और अगर ये बातें हैं तो मेरे ख्याल से 80% लोगों ने अगर ऐसा क्लेम करा है तो राजेश का ये चेहरा भी दुनिया के सामने है। पर किसी को भी जज करने से पहले अपने दिमाग में बैकलॉग मत रखिए। इसका मतलब ये है बेटा, जब राजेश आपसे बात कर रहा है तो राजेश की बात बिल्कुल जीरो पे, न्यूट्रल पे आके सुनिए कि भाई राजेश तुम मेरे साथ क्या बिजनेस करना चाहते हो सकता है राजेश आपके साथ फाइनेंस का बिजनेस करना चाहता हो, जहां ये सारी चीजें पावरफुल हैं, जहां ये सारी उसकी क्वालिटीज पॉजिटिव हैं, है ना। लेकिन आप राजेश क्या है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ फूल बेचने का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब भाई राजेश जैसे व्यक्ति के साथ फूल बेचने का बिजनेस थोड़ा मुश्किल है, ठीक। या राजेश ये कहे कि मैं तो तुम्हारे साथ ना एम्पैथी का या फिर नॉलेज रिसोर्स सेंटर खोलना चाहता हूँ। अब राजेश जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह का बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राजेश कोई कहे कि नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ एक बॉडी बिल्डिंग एजेंसी खोलूं, बहुत सारे जिम खोलते हैं, चलो इस शहर में मिलके मैं और तुम मिलके जिम खोलते हैं। अब बेटू राजेश का बिहेवियर और आपका ऑफर मैच कर रहा है, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि जो आप उसके साथ बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पे राजेश और उमेश हैं, ये जो बिजनेस चला रहे हैं ये सक्सेसफुल है। लेकिन वही राजेश जब किसी फूल बेचने के साथ बिजनेस कर रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं। तो म्यूचुअल क्लोजर से पहले कम्युनिकेट बेटा जरूर करिए। और ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी ध्यान रखिएगा। जितने बच्चे भी आज इस क्लास में प्रेजेंट हैं या ये वीडियो सुन रहे हैं, तो देखिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज कर रही हूँ, कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। ये बहुत बड़ी चीज है। और एम्पैथी लिसनर बनिए, दूसरे का पक्ष भी सुनिए, समझिए, उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। और हमेशा काम करने की कोशिश करिए। बुराइयां भी उसी की होती हैं जो कुछ काम करता है। आज आप पक्ष में हैं, कल आप विपक्ष में होंगे, आज आप विपक्ष में हैं, कल आप पक्ष में होंगे। तो ऐसा चलता रहता है, राउंड द टेबल चीजें आती रहती हैं। थर्ड है बेटा रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने ही कह दिया है कि मुझे ये बिजनेस अब नहीं चलाना है, तो रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे या तो टाइम या अथॉरिटी या कोई भी एक ऐसी चीज है जो रेवोकेट कर गई है, जो समय के साथ क्या कर गई है, रेवोकेट कर गई है। अब वो आपके पक्ष में नहीं है, दैट इज नॉट इन योर फेवर। अब जब वो आपके फेवर में ही नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। द एजेंसी विल वाइंड अप और एजेंसी विल टर्मिनेट और एजेंसी विल शट डाउन, ठीक है। तो यहां पे हम किस चीज को बात कर रहे हैं, रेवोकेशन की। यहां जो बेसिक वर्ड है वो रेवोकेशन है, और रेवोकेशन का मतलब होता है रेवोक कर जाना या फिर टर्मिनेट कर जाना। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, समय हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। देखिए मैं यहाँ रीजंस मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल टाइम एक रीजन हो सकता है, टाइम लैप्स हो गया। प्रोडक्ट एक रीजन हो सकता है, अब वो चीज बिकती ही नहीं है, प्रिंसिपल बदल गया,
प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो दूसरा बिजनेस करो। अब एजेंट क्या करेगा? एजेंट कैन नॉट डू एनीथिंग ना। प्रिंसिपल ही कह रहा है दूसरा बिजनेस करो, आज हॉस्पिटल चला रहा था, कल स्कूल चला रहा है, तो एजेंट कैन नॉट डू दिस थिंग ना। एजेंट तो बेचारा प्रिंसिपल का एम्प्लॉई है। ठीक, समय खत्म हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया, कोई नॉर्म्स नए आ गए। मान के चलिए कि आप बिजनेस करते हैं आधार कार्ड बनाने का। यू हैव सीन इन नंबर ऑफ शॉप्स जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड बनते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि आधार और पैन कार्ड का तो एक सरकारी ऑफिस होगा जैसे पासपोर्ट का होता है, और अब जगह जगह ये काम नहीं होगा। तो अब क्या हुआ बेटा? नॉर्म्स बदल गए। ठीक, नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स नियम और कानून होते हैं। अगर किसी बच्चे को नॉर्म्स शब्द ना समझ में आए तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिख सकता है। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हम इसको तोड़ देंगे तो कोई पनिशमेंट होगा, जबकि नॉर्म एक वर्ब है बेटा, बहुतों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नाउन की तरह काम करते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर टूट गए तो कुछ पनिशमेंट या कोई सजा तो हमको मिलेगी। तो ज्यादा बेहतर है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन वाले शब्द का चयन करें एज कंपेयर टू नॉर्म्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी है, एनीथिंग, तो क्या होगा? आपका जो बेसिक है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, बाय रेम्यूनिफिकेशन बाय द एजेंट। अब क्या हुआ इसमें बेटा? इनका जो डिसीजन है बार बार री अनाउंस हो रहा है। इसमें जो प्रिंसिपल है या जो अथॉरिटी है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, और या ये कहिए कि एजेंट उनको नहीं बता पा रहा है और एजेंट प्रिंसिपल से भी बात नहीं कर पा रहा है। जब भी ये वाला पार्ट आता है इसमें ध्यान रखिएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और इसके पीछे का रीजन है कि जैसे कि हमने किसी को समझाना चाहा कि भाई ये प्रोडक्ट अब मत बनाओ, ये प्रोडक्ट अब समय के साथ साथ बिकना बंद हो रहा है। कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सोचिए जो आपको लगता है कि अब समय के साथ बिकना बंद हो जाएगा। मुझे लगता है नॉर्मल गन्ने की जो जूस निकालने वाली मशीनें हैं ये समय के साथ बंद हो जाएंगी। लोग बहुत हाइजीन हो चुके हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ चुकी हैं, शायद आपके सिटी में भी हो, जो पूरी फुल कवर्ड रहती हैं, है ना। जो आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं दिखता, वो स्टॉलर पे मतलब ठेले पे कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। तो हो सकता है ये जो हैंड्स वाली हैं ये समय के साथ लोग इसकी प्रेफरेंस ना दें, या जैसे वो बटन वाले फोन अब है ही नहीं मार्केट में, कोई भी यूज नहीं कर रहा है। अब नॉर्मली सबके पास अपने वैसे वाले ही फोन है, टच स्क्रीन वाले। या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कैसेट खत्म ही हो जाए, है ना, या सीडी सिस्टम खत्म हो जाए। धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पूरी तरह से ही खत्म हो जाए, कोई और डिस्क आ जाए, है ना। ये दिख रहा है हमारे आंखों के सामने है कि ये चीज धीरे धीरे क्या हो रही है, जा रही है। ठीक, तो हमने बात ही नहीं करी आपस में कि भाई प्रोडक्ट चेंज करिए, आपने प्रोडक्ट चेंज ही नहीं करा। अब यू हैवंट चेंज योर प्रोडक्ट, अब क्या होगा? काम स्लो हो जाएगा, एजेंसी को लॉस आएगा। अब इस केस में सबको क्या लगेगा? दैट एजेंसी इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसे क्या करते हैं, इसे वाइंड अप कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए खुद ही बता रही है कि हम एजेंसी को बंद कर रहे हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी शब्द को ना बेटा मैं यहाँ पे रेड कर रही हूँ सो दैट ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो कि इसमें मेरी मर्जी छुपी है ना, मेरी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर है डेथ और दी इनकैपेसिटी। देखिए डेथ तो आप सबको समझ में ही आ गया है कि वो व्यक्ति ही नहीं रहा, है ना, तो या तो उसका बेटा बैठेगा या उसकी वाइफ बैठेगी। इनकैपेसिटी का मतलब समझने की कोशिश करिए कि व्यक्ति तो जिंदा है लेकिन अब वो इस लायक नहीं है कि वो डिसीजंस ले पाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी सी चीज है। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि मैम अगर मान लीजिए कि व्यक्ति इतना है कि वो दुकान पे जाके बैठ जाए, तो बेटा यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इनकैपेबल है। हो सकता है व्यक्ति उठ सकता हो, बैठ सकता हो, पर व्यक्ति डिसीजन ना ले पाए। तो मेरे केस में इनकैपेबिलिटी का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो व्यक्ति अब डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा है। अब मैं यहाँ पे इस वर्ड को ना अलग से आप लोगों के लिए मेंशन भी कर देती हूँ कि इनकैपेबिलिटी में मुझे ये नहीं कहना है
कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, 1 or after 2 days he will come and he will see the business कि उसको हार्ट का स्ट्रोक आया है, अब उसके स्टंट पड़े, we know that, but after 1 month he will come and he will sit in the shop, he will get recovered, ऑपरेशन हो चुका है। या आप ये कहें कि मैम उसकी स्टोन हो गया, तो आफ्टर फ्यू डेज ही विल कम एंड जॉइन द बिजनेस। लेकिन आप ये कहें कि मैम उसे पैरालिसिस अटैक पड़ गया है, हमको नहीं लगता कि अब वो व्यक्ति प्रॉपरली डिसीजन ले पाएगा। तो यहां इनकैपेबिलिटी शो करती है बेटा डिसीजन मेकिंग को, कि वो डिसीजन लेने के अब लायक है या फिर डिसीजन लेने के लायक नहीं है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा केस बताती हूँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप सब लोग पकड़ लेंगे और हो सकता है कि उनके अकाउंट पे जाके ट्वीट करें। एक जज थे बेटा, ठीक है, यूपी की ही बात है, यूपी की डिस्ट्रिक्ट की बात है, चलिए इतनी और हिंट कर दी। तो बहुत अच्छे जज रहे बेटा, बहुत अच्छे वकील रहे, प्रैक्टिस करते रहे अपना। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ बेटा, उनकी लड़कियां थी, एक लड़की उसमें से डॉक्टर थी। वो क्या करती थी, उनके पापा को ना कुछ प्रॉब्लम हुई एंजाइटी की, भाई लॉयर थे, फिर अपना जज बन गए, तो बिजनेस भी बहुत था, शादी भी कर दी बच्चों की, बड़ी बिटिया डॉक्टर थी, वो इनका इलाज करती थी। तो लेकिन उसके मन में संपत्ति को लेके लालच था, वो ये चाहती थी कि ये जो संपत्ति है ये बहनों में बट जाए, ठीक है, और आज नहीं तो कल बटनी ही थी, लेकिन वो डिसीजन खुद से लेना चाहती थी बहनें। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना आपस में मिलकर हम लोग कुछ ऐसा डिसीजन लें कि फादर जो है इनकैपेबल हो जाए। आप देखिए वो खुद ही लॉयर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनको एंजाइटी की जो दवाइयां दी जाती हैं इसमें मेमोरी लॉस भी है, ठीक, तो उनकी पुरानी चीजें डिस्टर्ब होने लगी, लेकिन वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। फिर क्या हुआ, एक दिन यही वाली बात आई, घर में उठी कि भाई लैंड बेचनी है, किसके पास जाएगी, घर किसके पास जाएगा, फार्मिंग किसके पास जाएगी। अब उन्होंने कहा कि पापा आप ये डिसीजन ले ही नहीं सकते, यू आर इनकेपेबल, वी विल डिसाइड। बोले वी, हु इज वी? बोले वी सिस्टर्स, वी विल डिसाइड कि आप इस घर में रहेंगे या किराए वाले घर में रहेंगे, या हम चारों बहनें कैसे एडजस्ट होंगे, तो वी विल डिसाइड, है ना। तो अब उन्होंने क्या करा, उनको ऐसी दवाइयां दी बेटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब उनका टेस्ट करा, मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तो उनको कह दिया ये इनकैपेबल है। उनकी ऑलमोस्ट ऐसी रिपोर्ट्स आई कि लगा लोगों को कि यार ये तो थोड़े से मेंटल स्टेज में। तो लोगों ने कहा कि भाई नॉर्मल है, कोर्ट आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, केस लड़ते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये प्रूफ हो जाए कि मेरे साथ दगा हुआ है, मेरी खुद की बेटियों ने मेरे साथ इतना बुरा करा है। पर बेटा मेडिकल रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि जो एंजाइटी की दवाइयां हैं ये इस कदर हैं कि ये इतनी हाइपर डोज हैं कि ये मेंटल भी हमारा थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देती हैं। अब एक व्यक्ति जो कि खुद दुनिया के लिए बेटा राय लेता था, दुनिया के डिसीजंस कराता था, हर किसी से बात करता था, कहाँ आके हार गया, खुद अपने ही घर में अपने ही बच्चों ने उन्हें हरा दिया। आज उनको दुनिया ये भी कहती है कि आपने सुना होगा कि लॉ हैज नो एजेस, मतलब जो इंसान लॉयर होता है या बेटा जो डॉक्टर्स होते हैं वो टिल डेथ दे कैन प्रैक्टिस, उनका कोई रिटायरमेंट का टेन्योर नहीं होता। अब लोगों को उन पे डाउट होने लगा, इसलिए फिर ये केस जग जाहिर हुआ। ये केस न्यूज़पेपर में भी छपा। तो जग जाहिर होने का यही रीजन है कि लोगों को लगा कि पता नहीं कि ये जो हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं ये सही ले रहे हैं या फिर ये गलत ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ इन्होंने क्या इस्तेमाल करा है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के राइट्स को या फिर कुछ काम को करने से मना करती है और अपनी चीजों को, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है या फिर पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती है, उस केस में क्या हो जाता है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आप लोग को कल भी समझाया था कि अगर टर्मिनेशन है तो ब्रीच उसका इंटरनल पार्ट रहता ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, क्योंकि कोई चीज खत्म हो रही है। तो हाँ, जब खत्म हो रही है तो एक ये चीज हमेशा हो सकती है कि हम में से एक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस कंप्लीटली नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ब्रीच में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ब्रीच अगर है
तो जरूरी नहीं है कि टर्मिनेट हो जाए। ठीक, जब हम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब हमने ये नहीं पढ़ा था कि उसमें टर्मिनेशन भी फैक्टर आता है। ठीक है, हो सकता है कि ये बात पता चल जाए और इसके लिए कोई पनिशमेंट दे दी जाए, तो ये इसका इंटरनल पार्ट है, पर ये इसका इंटरनल पार्ट नहीं बनेगा। तो मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ सो दैट आप लोग को ये क्लियर रहे कि कौन सा किसका इंटरनल पार्ट रहता है। ठीक है, अच्छा बैंकरप्ट, ये कह रहे हैं कि खुद सरकार ने ये बता दिया है कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है। ठीक है, हम गरीब हो गए हैं, हमारे पास, जैसे कि विजय माल्या जी का केस था, है ना, तो इस केस में क्या था कि सरकार ने खुद ही कह दिया था इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करो, है ना। अगर आप जाते और आप इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते, आप कहते कि नहीं सर हमें तो आपके साथ एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आप कैसे इनके साथ कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं जिनके ऊपर इतना लोन है, इन्हें खुद गवर्नमेंट को इतना पैसा अभी वापस करना है। तो ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप जाएं और आप जाके इनसे कहें कि हमारे साथ कोई बिजनेस करिए। देखिए, ये बात जान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को बेटा बैंकरप्ट घोषित कर देती है ना, तो हम उसके पास जाके बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कि हम गरीब हो गए और एक होता है हमारा दिवालिया निकल गया, ये दो शब्द हैं। ठीक है, तो इस केस में दिवालिया निकल गया वाली बातें हो रही हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, अब पुश्तैनी जमीनें बेचकर ही अपनी लायबिलिटीज को हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि एक कंपनी थी जिसके शेयर्स बहुत डूब गए थे, है ना, लेकिन मालिक के पास काफी पैसा था। उन्होंने क्या करा, सब बेचकर अपनी दोबारा से कंपनी स्टैब्लिश कर ली। स्टैब्लिश इन द सेंस कि अपनी कंपनी को दोबारा से मेंटेन कर लिया। मैं अडानी जी की बातें कर रही हूँ। सबको पता है कि उनके शेयर डूब रहे थे, फिर उन्होंने बेसिकली अपनी कंपनी के शेयर डूबने से बचाए। और जिसको ये केस नहीं पता है, अभी आप गूगल पे जाके फटाफट देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप का जो अभी शेयर का केस हुआ था वो क्या है। ठीक, लेकिन क्या विजय माल्या जी के साथ ऐसा हुआ? नहीं, उस केस में हम कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, कि कुछ भी नहीं बचा, एक एक चीज बेचनी पड़ गई, तब जाके लोन पूरा हो पाया। अच्छा, लोन भी बेटा ये ध्यान रखिए, जैसे आपको आज 100 रुपए मिले, मैं 100 रुपए का एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लोन कैसे काम करता है। ठीक, आपके घर में आपके दो दोस्त आए, आपके पास कोई पैसे नहीं थे, मम्मी बाहर गई थी, पापा ऑफिस गए थे, आंटी ने 100 रुपए दे दिए, आप फटाक से समोसे लिया है। देखिए, समोसा हमारे घर में कोई आता है तो मैंडेटरी है। आपने चाय बनाई, है ना, उसके बाद आप चिप्स के भी 2 पैकेट ले आए, क्योंकि चाय बनाने में तो आपको कोई पैसा खर्च हुआ नहीं होगा, और आप छोटी सी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लिया है। काउंट कर लेते हैं, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20, अगर मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं और आप लोगों ने 4 समोसे भी ले लिए तो 40, 60, आप एक चिप्स का पैकेट भी लिया है 80, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 रुपए बच रहे हैं। अब आपने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार तुम जा रहे हो, एक एक पर्क ले लो। नाउ व्हाट विल योर फ्रेंड थॉट? दे विल थॉट कि वाओ कितना अच्छा है, इसके घर में तो हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन आपकी एक्चुअल पोजीशन बेटा क्या है? आपकी एक्चुअल पोजीशन है कि आप आज की तारीख में -100 पे खड़े हैं। कितने पे खड़े हैं? -100 पे। अब मम्मी आई, मम्मी ने कहा क्या हुआ? तो आपने कहा मम्मा प्लीज गिव मी 100 रुपीज, आई हैव टू रिटर्न बैक टू पर्टिकुलर आंटी। Now mama has said I have no money right now. When your father will come, then he will give you and he will get it to your auntie. अब पापा आए शाम को, पापा said, oh sorry बेटा, right now I am having no cash, है ना, I cannot transfer the amount to the neighbor's house. भाई अब तो आपकी बेइज्जती हो गई। सुबह सुबह आंटी घर में आ गई, आप दिख गए। तो एक्चुअल आपकी फिगर क्या थी? एक्चुअल फिगर आपकी ये थी, आपकी एक्चुअल फिगर थी कि आज आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। सुबह सुबह आंटी आपके घर पे खड़ी हैं और वो अपने 100 रुपए वापस मांग रही हैं। अब इंडिया के साथ भी बेटा कुछ ऐसे ही कहानी रही। अगर आप एक क्राइसिस पढ़ेंगे ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं आप लोग को अभी आपके सामने ही देखिए सर्च करके पढ़ा देती हूँ कि आप क्राइसिस जरूर पढ़िएगा बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस।
आप इकोनॉमिक क्राइसिस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस 2008। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसे पढ़िए, विकिपीडिया पे पूरा मिल जाएगा। ये इंडिया की हिस्ट्री इसने हिला दी थी बेटा। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आके गए, लोगों ने बहुत पैसा वर्ल्ड बैंक से और फॉरेन कंट्री से ले लिया। अब लोग अमीर से दिखने लगे। सन 2013 में वो लोग पैसा मांगने आए, भाई 5 साल हो गए थे। तब समझ में आया कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की क्या केस स्टडी है, कि फ्लिपकार्ट का ये क्यों आ गया कि वो गरीब है। सुनने में तो बहुत अमीर अमीर लग रही थी, तो बेटा ये माइनस में खड़े थे, ये +100 नहीं थे, ये सामान बेच रहे थे। लेकिन जब इन्हें पैसा देना पड़ गया, मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए कमाए, अब कंपनी वाला आया, मालिक वाला आया, उसने कहा मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे एज एन प्रिंसिपल और 40 रुपए दिए थे एज एन इंटरेस्ट, तो 140 रुपए मुझे वापस करो। आपकी अर्निंग हुई है 100 रुपीज और 80 रुपीज, आपने इतने साल में 80 रुपीज कमा लिए, तो आप 80 रुपीज थोड़ी ना वो आपसे लेंगे, तो आप -60 पे खड़े थे बेटा। अब सबकी बैलेंस शीटें हिल गई, जिसमें 4 साल से जिन कंपनियों में बेटा हम शेयर में पैसा लगाए जा रहे थे, वी आर कीप ऑन इन्वेस्टिंग, हम ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी फर्म्स हैं, ये तो रोज ही रोज उठ रही हैं, ये तो बहुत बिजनेस कर रही हैं, तो ये कैसे काम चलेगा। तो हमें बाद में समझ में आया कि एक्चुअली ये लोन लेके बढ़ रही हैं। फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ये समझ में आया कि इनमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा बेटा सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करिए, गवर्नमेंट की कंपनीज में करिए, लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए और उनकी केसेस या उनसे रिलेटेड खबरों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब साल चेंज कर दीजिए बेटा, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस की जगह यहाँ पे लिख लीजिए 2013, बस इसको 2000 ये आ गया, देखिए 13 बाय डिफॉल्ट ही आपको ले जाएगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यही है उसका इम्पैक्ट। तो इस तरह से अगर आप अपनी स्टडी पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे n नंबर ऑफ एजेंसीज ब्लॉक हुई थी, कैसे n नंबर ऑफ नेशंस, इसमें इंडिया में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, क्योंकि जितनी भी फॉरेन नेशंस थे दे ऑल आर ब्लॉक्ड इन इंडिया। जितने ही फॉरेन बिजनेस थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन FIIs, दे ऑल आर ब्लॉक्ड इन इंडिया। सो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ यू आर स्टडिंग लॉ। ये 2 टॉपिक्स आपको अपनी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप ये दोनों चीजें पढ़ लीजिए, अपार्ट फ्रॉम दिस पिग्स नेशन पढ़िए, PIGS आ जाएगा, पिग्स नेशन आ गया। बहुत ही हिट टॉपिक्स हैं, इन्हें जरूर पढ़िए बेटा। यूरोपियन कंट्रीज की बात होती है, जब हम एजेंसीज और इन सब की बातें करते हैं कि KFC की ले लो एजेंसी, बड़े बड़े ब्रांड्स की एजेंसी ले लो, पहले आप पिग्स नेशन की स्टडी करिए। देखिए कि जो आपकी एजेंसी है दैट शुड नॉट बिलोंग टू द पिग्स नेशन, उसकी होम कंट्री इनमें से नहीं होनी चाहिए। ये खुद इकोनॉमिक इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें पब्लिश्ड है। हमें ये देखना है कि हम ऐसी किसी एजेंसी में पैसा ना लगा दें जो इनकी लिस्ट में आती है। अगर वो इनकी लिस्ट में आती हैं तो उनका डूबना तय है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो कुछ नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पर्दे के पीछे रहते थे एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत कहावत है उसमें। तो जब पर्दा हटा तो समझ में आया कि पीछे कुछ था ही नहीं, खंडर था, घर टूट चुका था, बस आगे एक दीवार थी और एक पर्दा था। पर्दा बहुत सुंदर था, तो लोग सोचते थे कि जब पर्दा इतना सुंदर है तो अंदर से घर भी कितना सुंदर होगा, है ना। तो जब पर्दा हटा तो लगा कि बेटू कुछ है ही नहीं अंदर, देयर इज नथिंग, नॉट एट ऑल। तो ये वही वाले हैं, इनके बारे में ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इंडिया में किसी के साथ टाई अप करके बिजनेस कर रहे हो। अगर नेटिव इनका पिग्स नेशंस में आता है, जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसकी एजेंसी कभी भी परचेज मत करिए, ठीक है ना। तो आई थॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अच्छा, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, आपको आईडी पता है मेरी, anshu.management@tmu.ac.in,
मेरा फोन नंबर भी आपको पता है, आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, 9720000834। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और यू कैन मेल ऑन माई ID कि मैम मुझे टॉपिक का ये पर्टिकुलर पार्ट आप दोबारा से रेफरेंस में भेज दीजिए, ठीक है। आई हैव नो इश्यूज, गिव मी सम टाइम, आई विल बी सेंड यू द रेफरेंसेस डिटेल्स ऑल्सो। आपको फर्दर नोट्स की जरूरत होगी तो आई कैन सेंड यू दैट ऑल्सो, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दैट वी वांट द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई थॉट कि यहां पे हम ये समझ पा रहे हैं इस बात को कि हम किस पे हैं बेटा, -100 पे हैं। अब हम -100 होने से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, हम लोगों की क्रेडिट लिमिट चेक कर सकते हैं, है ना। मैं आपको ये तो बता रही हूं कि हमें ऐसा नहीं होना है, तो मुझे ये भी बताना है आपको कि हम कैसे सेफर साइड जा सकते हैं। हम क्रेडिट लिमिट्स चेक कर सकते हैं बेटा, दैट इज ओपन टू दी क्रेडिट एजेंसी कंपनीज। फॉर एन एग्जांपल क्रिसिल आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। क्रिसिल उन कंपनीज को अच्छी रेटिंग देता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो आप इन पे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, आप उनकी हिस्ट्री, उनके बेसिक पार्टनर्स कि पहले उन्होंने किसके साथ बिजनेस करा है, उनकी बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट भी बेटू कम से कम आप लास्ट 20 to 25 ईयर्स की देखा करिए, है ना, इससे कम की मत देखा करिए। क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं ना कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत सारी ना यूनिकॉर्न कंपनीज आ रही हैं। अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनीज भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जो अब भी आई और अब भी मिलियनियर्स बन गई, अब भी आई अब भी हिट हो गई। लेकिन हमें ये देखना है कि बैकएंड पे क्या है। हो सकता है कि यूनिकॉर्न तो हो गई हूं लेकिन बहुत ज्यादा सर्वाइवल ना हो, या कॉस्टिंग इतनी लग रही हो अभी कि बाद में जब कॉस्ट एनालिसिस की जाए तो माइनस में आ जाए। तो ऑन अ सेफर साइड हमेशा देखिए कि बैलेंस शीट कम से कम 20 से 25 सालों की आपके पास होनी चाहिए। तो ध्यान में रखते हुए यूनिकॉर्न कंपनीज तो नहीं है। हाँ, कोई नया ट्रेंड आया है मार्केट में, ठीक है, बहुत जल्दी उसमें बेटू इन्वेस्ट मत करिए। जैसे कि लोगों ने कहा कि ऐसा है, आज कमोडिटी में एक नए तरीके का ऑयल आया है, ई ऑयल, शेयर खरीदो उसके, रुकिए, हॉल्ट करिए, हो सकता है स्पेकुलेशन हो, है ना। समझिए कि किस कंपनी का है, उसकी कितनी एजेंसीज हैं, ऐसा तो नहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज बेटू बहुत ज्यादा पॉपअप होती है ना, पॉपअप समझते हैं आप लोग। अभी मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। बहुत सी चीज अगर बेटा बहुत ज्यादा पॉपअप होती है तो उसका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं गूगल पे चलूं और इसको बिल्कुल रिफ्रेश कर दूं, मैंने सब रिफ्रेश कर दिया, मैं फ्रेश पेज खोलती हूँ, ये पॉपअप्स हुए बेटा, ये आओ लोन ले लो, पिक्चर लग गई, ठीक है, ये पॉपअप्स हुए। पॉपअप से बचिए, है ना। किसी भी चीज की कोई खबर है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो जाके प्रॉपरली उनकी साइट से लीजिए, ना कि पॉपअप इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा बेस करिए। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रिंट मीडिया बेहतर है। अब आप ये भी कहेंगे कि मैम प्रिंट मीडिया की आपने क्यों बात करी, क्योंकि बेटा जैसे आरबीआई है, आरबीआई इज ऑलवेज पब्लिशिंग द ईयरली रिपोर्ट्स, तो पब्लिश रिपोर्ट की बहुत वैल्यू है। फेसबुक पे चलता हुआ डेटा, इंटरनेट पे चलता हुआ डेटा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता हुआ ज्ञान, दिस ऑल आर रबिश। ये आपको भी पता है कि सिर्फ ट्रेंड में लाने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे कि हर कोई उसको ओपन करे, सो दैट एटलीस्ट आई कैन इनहेंस माई ओपन रील्स, है ना। तो उससे बचिए, ठीक। प्रिंट मीडिया पे जाइए, इफ देयर इज समथिंग इन अ प्रिंटेड फॉर्म, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई आपको इसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिपोर्ट देगी। और अगर आपको लगता है कि हम आरबीआई की रिपोर्ट कैसे ढूंढेंगे, आरबीआई की रिपोर्ट ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम आरबीआई सर्च करेंगे, वैसे तो आप आरबीआई की साइट पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप आरबीआई रिपोर्ट्स लिखेंगे तो भी आप पीडीएफ बेटा इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लिखकर आने भी लगा है, आ भी गया, है ना। आई एम जस्ट डूइंग दिस प्रैक्टिकल कि कभी किसी बच्चे को ये ना लगे
कि मैम ने जो बताया वो बहुत डिफिकल्ट है, हम फोन पे कैसे चेक करें। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप बिल्कुल कीवर्ड्स बेटा सही डालिए बस। जैसे मुझे पता है कि उसे रिपोर्ट कहते हैं, तो आप रिपोर्ट शब्द लिखिए। आप ये मत लिखिए कि फाइल, आप ये मत लिखिए सिलेबस, आप ये मत लिखिए एंड रिजल्ट। उसका एक शब्द है रिपोर्ट। रिपोर्ट इज अ लीगल वर्ड जिसमें आरबीआई ये सारी चीजें पब्लिश करता है कि किस बैंक के पास क्या रहा, कितने लोन्स रहे, कैसा रहा, क्या रहा। आप जाइए, उसे ओपन करिए, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए और बात खत्म। देखिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे आ गए। सो दिस इज प्रॉपर ऑथेंटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे पढ़ सकते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, इसके सर्कल करके आप चाहें तो किसी भी बैंक में जाके इस विषय पे बात भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई व्हाट्सएप लेकर जाएंगे तो बैंक वाले बेटा आपको डील ही नहीं करेंगे, है ना। वन ऑफ माय स्टूडेंट केम एंड सेड कि मैम मुझे ना एंजाइटी हो रही है। ठीक है, आई सेड कि बेटा आपको क्यों एंजाइटी हो रही है, आपको क्या, ये हाँ ये चीज आपको और शो कर देती हूँ, देन आई विल टेल यू दिस शॉर्ट स्टोरी है। देखिए ये है बेटू पीडीएफ्स, दीज आर दी पीडीएफ्स। ठीक है, आप किसी भी पीडीएफ को ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी। अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, कोशिश करिएगा कि whenever you are trying to open the PDF, try to open it in the laptop or in the computer. ठीक है, सिस्टम्स पे या फिर छोटे फोन्स पे मत ओपन करिए, बिकॉज दे आर वेरी हैवी पीडीएफ्स। ठीक, तो ऐसा होता है कि वो पीडीएफ बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती हैं और इतनी विजिबिलिटी भी नहीं रहती है। ट्राई टू ओपन इट इन द सिस्टम और द लैपटॉप्स, और यू कैन टेक द प्रिंट्स। आप इंटरनेट कैफे पे जाके हाथों हाथ उसका प्रिंट ले लीजिए या प्रिंटेड फॉर्म में पढ़िए। प्रिंट फॉर्म इज ऑलवेज बेटर देन व्हेन यू आर अ स्मॉल चाइल्ड। तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, आप लिखते थे, पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे, स्टिकर लगाते थे, एंड दैट इज द ओनली करेक्ट वे टू स्टडी समथिंग। ठीक, तो ऐसे ही आरबीआई की भी जब पीडीएफ पढ़िए तो ऐसे ही पढ़िए। ठीक, so that you can underline whatever you feel, you can circle it, you can highlight it, you can sticker it, you can staple it। तो आपको उसकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, तो उस बिलोंगिंगनेस की फीलिंग के साथ ही आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। नॉट टेल मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द शॉर्ट स्टोरी कि कैसे हमने ये समझा कि बच्चे में कोई इशू था ही नहीं। तो द स्मॉल चाइल्ड, मतलब आप मान लीजिए एट द एज ऑफ 20 years old, he said कि मुझे एंजाइटी हो रही है। तो हम लोगों ने कहा कि आपने बेटा कोई अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स? तो ही इज अ हॉस्टलर, ही सेड नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब हम लोग बड़े इश्यूज में आ गए कि इनके पेरेंट्स को बताएं, इनसे बात करें, क्या करें क्या करें क्या करें। तो वी हैव नोटिस्ड कि इसका डेली फॉर्मेट क्या है, कि व्हाई द हाउ ही इज कमिंग टू द कॉलेज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ही इज डूइंग। तो ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम 24 hours, 18 hours ही इज यूजिंग द हेडफोन। ठीक है, हेडफोन कान में रहते थे बेटा। ठीक, अभी हमने कहा कि बेटा जस्ट रिमूव दी हेडफोन्स, तो ही सेड मैं सुनता नहीं हूं, बस लगे रहते हैं। क्यों? व्हाई आर यू एडिक्टेड टू दिस? आपसे तो कोई बात ही नहीं कर सकता। जब आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता देन यू फील लोनली। आपके पास कोई साउंड आ ही नहीं रही है, यू फील लोनली, है ना। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू अदर्स। तो क्या होगा, आपका कट हो जाएगा सोसाइटी से ना, आप सोसाइटी से वेव ऑफ हो जाएंगे। तो इसीलिए जब हम टर्मिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज बार बार पढ़ी है कि कम्युनिकेट करिए। किसी भी चीज को टर्मिनेट करने से पहले बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अब देखिए सेम पार्ट अब ये बता रहे हैं कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जो कि इनरिवोकेबल हैं, जिनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज। ये यूनिलेटरल एजेंसीज होती हैं बेटू, ये बनती हैं, ये खत्म नहीं होती है। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मीन्स वन वे, बाइलेटरल मीन्स बोथ द वेज। तो यहां पे क्या वर्ड का यूज करा है मैंने, यूनिलेटरल एजेंसीज। यूनिलेटरल मीन्स वन वे। तो बन तो सकती हैं बट इट कैन नॉट बी इजिली रिवोक्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल इज द पर्सन हु सेड कि आज बंद कर देते हैं और एजेंसी क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए। तो इस कुड नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि यहां पे क्या ऐसा रहेगा जिसकी वजह से हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट विड्रॉ द एजेंसी और वी कैन नॉट रिवोक द एजेंसी। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो एजेंसी कपल्ड विद एन इंटरेस्ट। आपने कोई एजेंसी खोली जिसमें आप अकेले ही मालिक नहीं है, जिसमें बहुत सारे लोग मालिक हैं। तो एजेंसी विद एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी सोनली क्लोज्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक, उसमें बहुत सारे लोगों का हित छुपा है।
बहुत सारे लोग उसमें कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप जो इनपुट देते हैं उससे n नंबर ऑफ आउटपुट निकल रहे हैं, तो यू हैज नो राइट टू क्लोज और टू इन रिवोक द एजेंसी। क्लियर टू दिस मच? पॉइंट नंबर 2, एस्टॉपल। देखिए शब्द ई लगा है, लेकिन आप इसे ई एस्टॉपल नहीं बोलेंगे, ठीक है? ई इज साइलेंट, ओके? स्टॉप। तो इस केस में क्या है? द थर्ड पार्टी बिलीव्स दैट द एजेंसी इज इनरिवोकेबल, द प्रिंसिपल मे नॉट स्टॉप बाय रिवोकेटिंग द एजेंट अथॉरिटी और बाय कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द प्रायर एक्शंस और द रिप्रेजेंटेटिव। इसमें उसे लग रहा है कि मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं सब कुछ अभी हूं ही नहीं, तो मेरे सारी नियम कानून काम नहीं करेंगे। आई कैन नॉट टेक द डिसीजन टू स्टॉप द एजेंसी। देयर इज सम ग्रुप और द सम मेंबर्स हु आर बिहाइंड माय बैक एंड दे हैव यूज्ड माय नेम एंड दे आर रनिंग द पर्टिकुलर एजेंसीज। तो आई एम नोवेयर, I am only the person who is directing others how to work, how to direct, how to counsel, how to lead, how to work in the market. That's it. एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय द कोर्ट। अभी कोर्ट ने ही एजेंसी बनाई है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोर्ट ने जगह जगह वो बना दिए हैं बेटू, ई वॉशरूम्स, ई बूथ्स, पिंक बूथ। अब हु आर यू टू क्लोज देम? ठीक, आपने देखे ही होंगे आजकल बहुत जगह जगह बन रहे हैं ना। अभी अगर आपने नहीं, आपके दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा है कि मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, पिंक बूथ ये, और आपको दिख जाएगा आपके शहर में बहुत सारे हैं। ये बूथ्स पे हमको लिया आया है, हमको बूथ चाहिए। हमको बूट्स नहीं चाहिए। अभी भी ये वहीं सर्च कर रहा है, तो हम चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वॉशरूम्स भी बहुत बनवाए हैं अभी फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में। ये भी नहीं आ रहा, ये पता नहीं कहां ले जा रहा है, तो हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लिख लेते हैं। इंडिया में तो, यूपी में तो बहुत बन चुके हैं, आप अपने रोड साइड पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन पूरा डाल देते हैं, तो हो सकता है पिंक टॉयलेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आ गया, आ गया, क्लियर? तो देखिए, ये आपको ऐसे याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर अब आप इधर उधर से कहीं रोड साइड से ट्रेवल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट की एनजीओज हैं। आप ना इनका मिसयूज कर सकते हैं, आपको इन्हें ऐसे यूज करना है, ये सरकार ने बनाए हुए हैं। ऐसे बेटा फोन बूथ्स भी बनाए हुए हैं ना, अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आज से विजिलेंट रहिएगा। whenever you are moving into the city, be little bit vigilant। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वुमेन्स के प्रिकॉशंस के लिए बनाए गए। ये भी एक बहुत पहले आया था, आपको मैं एक नियम बताती हूँ। ये बहुत साल हो गए इस नियम को, ऑलमोस्ट 10 to 12 years हैज बीन पास्ड, जब ये आया था कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं उस पे वॉशरूम्स फ्री होने चाहिए, क्योंकि तब इंडिया में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी और ये सब सिस्टम्स नहीं आए थे। 10 साल पुरानी बात हो गई कि जितने भी आपके ये जो पेट्रोल पंप हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नियम लगा दिया था कि उसमें वॉशरूम्स फ्री होने चाहिए, सो दैट कि जो ट्रेवलर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही बेटा जितने भी आप हाईवे ट्रेवल करते हैं, सो दे आर द फोन बूथ्स। ठीक है, कि कभी कभी पता चलता है कि फोन बंद हो गया है तो कहां से बात करें, तो वो उस बूथ से आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो वो हर 5, 10, 15 किलोमीटर पे बनाए गए हैं कि सो दैट पर्सन कैन वॉक ऑल्सो इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती बेटा बहुत कुछ है, पर हम कोई चीजें डायरेक्टली यूज करते हैं, कोई चीजें हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं, तो बस हमें पता नहीं चल पाता है ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोर्ट ने ही एजेंसी बनाई है तो वो यूनिलेटरल है, आप उसके कोई भी रुकवाई या बंद आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन नॉट रिवोक दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है एजेंसी बाय सिक्योरिटी।
एजेंसी बाय सिक्योरिटी देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि कभी भी हमारे पास कोई अपना पैसा है जिसको हमने इस्तेमाल करा था और अभी वो हमें वापस नहीं मिल रहा है, तो उस केस में ये इनरिवोकेबल हो जाता है, क्योंकि किसी और का पैसा है, कोई और उसको बेटा यूज कर रहा है, तो हम इस तरह से उसको रिवोक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बंद करे दे रहे हैं, आप देख लीजिए आपका लॉस हो जाए। मैंने कल भी आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी जहां पे मैंने एक वर्ड का यूज करा था, और जो वर्ड का मैंने बेटा यूज करा था वो था फुल्ली सेटिस्फाइड। जब आपने बेलमेंट और प्लेज पढ़ा है उस टॉपिक में हमने इस वर्ड का यूज करा था जहां पे हमने लीन पढ़ा है। अगर किसी बच्चे का छूट गया है देन यू कैन गो बैक टू दैट पर्टिकुलर वीडियोस ऑफ द लीन। लीन में हमने इस चीज का जिक्र बहुत बार करा है कि हमको पूरा फील होना चाहिए दैट ऑब्लिगेशन हैज बीन फुल्ली फुलफिल्ड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, ऑब्लिगेशंस हैज बीन फुल्ली फुलफिल्ड। क्लियर है? तो पूरी तरह से, तो अगर ऐसी कोई एजेंसी है जहां पे आपको लगता है कि अभी ऑब्लिगेशन पार्शियली फुलफिल्ड है, अच्छा पार्शियली का मतलब ये नहीं होता बेटा कि वो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं है। पार्शियली का मतलब होता है कि नियर अबाउट टू कंप्लीट, है ना। जिस बच्चे को ना समझ में आए तो मैं नियर अबाउट टू कंप्लीट लिख के दे रही हूं, लेकिन लीगल लैंग्वेज में हम इसको पार्शियली बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नियर अबाउट टू कंप्लीट क्या है बेटू, इट्स अ वर्ब, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ठीक, नियर अबाउट टू कंप्लीट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप पेपर दे रहे हैं एंड मैम हैज सेड कि नाउ टाइम हैज बीन अप, only 5 minutes are left, Mr. Suresh kindly submit your copy. Now you can say nahi ma'am, I am near about to complete, है ना। near about to complete means I hardly need 2-3 minutes to complete this, or sometime that you are going somewhere and your mom has asked कि just wind up your painting, we have to leave within 5 minutes, तो you can say mama I am near about to complete, kindly spare me 10 minutes, after 10 minutes we can go, है ना। या आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और आपकी फैमिली को आज शाम को कहीं जाना है, ठीक, तो आपकी फैमिली कहे कि भाई वाइंड अप करिए, चलिए वाइंड अप करिए जल्दी से, चलिए आप चलते हैं, तो आप कहें नहीं मम्मा ओनली माय वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, इट इज नियर अबाउट टू कंप्लीट। तो नियर अबाउट टू कंप्लीट अलग चलते हैं बेटा, उसको नाउन की तरह हम यूज नहीं करते हैं, हम उसको वर्ब की तरह यूज करते हैं कि कोई चीज अभी हो रही है और कुछ समय में हो जाएगी। लेकिन जब हम कहते हैं ना पार्शियली कंप्लीटेड, तो उसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट द मैक्सिमम पार्ट आई हैव कंप्लीटेड, ओनली द हाइलाइट्स हैज बीन रिमेन्ड। ठीक, तो इस केस में एजेंसी जो है आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आई थॉट दीज 4 आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर केस स्टडी आती है और इन चारों का कोई केस है तो आप उसको कभी भी ये नहीं लिख सकते हैं कि हमने एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया। तो इस केस में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज नॉट द कॉन्सेप्ट। अब वो क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एजेंसी इज जनरली रिवोकेबल अनलेस द वन ऑफ द अदर सर्कमस्टेंसेस अप्लाइड। बहुत सिंपल सी चीज कह रहा है कि एजेंसी बंद हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक, एडिशनली वो क्या कह रहा है कि अगर एजेंसीज बंद होती हैं तो हमारी सारी लायबिलिटी बेटा फुलफिल होनी चाहिए। हमारी लायबिलिटीज क्या है, हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। हमारी लायबिलिटीज होती हैं बेटा हमारे सबसे पहले एम्प्लॉइज, है ना। वी कैन नॉट लीव द एम्प्लॉइज, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए कौन यहाँ काम कर रहा था, हमारा एजेंट काम कर रहा था ना, हमारा सब एजेंट भी काम कर रहा था। ठीक है, हमारे लिए दोनों लोग काम कर रहे थे, और एजेंट और सब एजेंट किसके कहने पे काम कर रहे थे बेटा, प्रिंसिपल के कहने पे काम कर रहे थे, है ना। तो हमें सबसे पहले इन्हें देखना है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ठीक, ऐसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, रिलायंस पेट्रोल पंप। ठीक, रिलायंस पेट्रोल पंप बीच में एक टाइम आया बेटा पूरी तरह से बंद हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने इनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और
रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप आ भी गया, ये आ गया RIL, ठीक है। तो क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले इनका जो था ना इस तरह से हाल हो गया था, जैसा ये वाला है। रिलायंस पेट्रोल पंप का हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिल गया, अंबानी जी ने इनका अप्रूवल ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि रिलायंस इसको बहुत टाइम तक शुरू ही नहीं कर पाया। तो रिलायंस पेट्रोल पंप में अब लोग बन गए, जमीन हो गई, रिलायंस पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर लग गए बेटा, लेकिन चल नहीं रहे थे, चल रहे ही नहीं थे। अब पेट्रोल पंप लगाने से पहले हमें बहुत अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति थे बेटा, जो दुकान पे बैठ रहे थे, मतलब जो पेट्रोल पंप पे बैठ रहे थे, सो दे आर बीइंग रेम्यूनेटेड विद अमाउंट, उन्हें कुछ पैसा रिलायंस दे रहा था, ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं करना चाहता था, है ना, वो उसको ब्रीच नहीं करना चाहता था। तो दे आर पेइंग सम अमाउंट, वो ये कह रहे थे कि हम आपको थोड़ा बहुत अमाउंट दे रहे हैं सो दैट यू कैन क्लीन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू कैन मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। In 1 or 2 years we will establish and we will starting soon with the petrol pumps, ठीक। तो एक ही गैप था। जितने स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पापा मम्मी से आज पूछेंगे, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपको रियल पिक्चर पता लग जाए। बहुत सारे रिलायंस के पेट्रोल पंप ऐसा रहा है कि वो बहुत समय तक बंद रहे और उसके बहुत टाइम बाद उन्होंने स्टार्ट करा है ना। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको बेटू यही बताना चाह रही हूँ कि हमें कभी भी अपने एम्प्लॉयज को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोई भी संस्था बेटा जो एम्प्लॉयज को बीच रास्ते में छोड़ती है, दैट इज नॉट एन गुड ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। टाटा एथिकली बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए टाटा की वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन होता है, ठीक। आप देखिए कि गूगल्स में जो बच्चे जॉब करते हैं या गूगल ऑफिस, अगर आप लोग कभी सर्च करना चाहें, यू आर डूइंग दिस कोर्स ऑनलाइन, तो मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसा क्लास में बच्चों के साथ बात करती हूँ मैं आपको भी वो चीजें दूं। अगर आप गूगल ऑफिस देखना चाहेंगे तो गूगल ऑफिस आर इमेंसली ब्यूटीफुल। ये देखिए, क्यों बनाते होंगे इतने सुंदर, क्यों बना रहे हैं इतने सुंदर कलर्स, चेयर्स, देख रहे हैं आप, बॉल्स, सिटिंग, कैफेटेरिया, क्या क्यों बनाते हैं ये सब इतना खूबसूरत बनाने से बेटा एम्प्लॉय खुश होता है, एम्प्लॉय को लगता है वाओ मैं गूगल में हूं। ये देखिए एक्टिविटी के लिए छोटी सी टनल बना रखी है ना, कलर्स देखिए कितने अच्छे यूज कर रखे हैं, कैफेटेरिया को देखिए कितने सुंदर से सजा रखा है। तो जब आप इस तरह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं ना तो एम्प्लॉय आपसे कनेक्ट होता है बेटा, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है ऑफिस जाने में, ही फील्स ग्रेटफुल कि अरे मैं इतनी सुंदर बिल्डिंग का पार्ट हूं, है ना। लेकिन अब मैं यही सेम पिक्चर को बैक ले जाती हूं और मैं यहां पे डालती हूं गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया। वैसे डालने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत सारे बच्चे अपने मन में ऑलरेडी पिक्चर सोच चुके होंगे। अब इसमें हो सकता है बहुत सुंदर पिक्चर्स आ जाएं, लेकिन सच्चाई ये है बेटा कि एक विद्यालय है, बच्चे नीचे बैठे हैं और एक आचार्य जी हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। There is a teacher and the students sitting on the ground. ग्राउंड पे बैठना गलत नहीं है, but in extreme winters also they are sitting on the ground. बहुत जाड़े में भी बैठे रहते हैं। अच्छा, इन बच्चों को फील आता होगा बेटा कि हम स्कूल का पार्ट है, हमको दौड़ के स्कूल जाना चाहिए, नहीं आता होगा, है ना। और अभी एक न्यूज हिट हुई थी धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की, किसी ने देखी? किसी ने देखी? नहीं देखी, न्यूज देखा करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप यहां का पार्ट है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का। बिल्डिंग देख के आपको क्या लगता है? अ फीलिंग ऑफ प्लेजर कि अरे हम इतनी सुंदर बिल्डिंग में पढ़ते हैं, हम इतनी सुंदर बिल्डिंग में पढ़ाते हैं। तो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना बेटा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आती है, वो किसी और चीज से आ ही नहीं सकती है। सो इन दिस केसेस हमें ये समझ में आता है कि अगर हमको कभी भी अपने एम्प्लॉयज को छोड़ना पड़ जाए तो हम लोग अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? एम्प्लॉयज।
अब एम्प्लॉइज में सबसे पहला क्या आता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद एजेंट, एजेंट के बाद सब एजेंट। और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? कस्टमर्स के लिए। हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर है तो हमारा प्रॉफिट, और जब हमारा प्रॉफिट है बेटा, है ना, उसी केस में हम लोगों को सैलरीज भी अच्छी दे पा रहे हैं। अच्छी सैलरी है तो क्या है? अच्छी सैलरी है तो अच्छा नेट कैपिटा इनकम है। अच्छी इनकम है तो क्या है? हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा तो क्या होगा? हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाती आ रही हूं कि इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 10 और 20 इयर्स हमारे बच्चे ये लिख सकते हो कि इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन। लेकिन अभी हम लोग यही लिखते हैं दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी तो हमें नेशंस में जाने में बहुत टाइम लगेगा, स्टिल वी आर लिटरिंग लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इट टेक्स एन नंबर ऑफ इयर्स। अभी बहुत चीजें हो रही हैं, बहुत चीजें होने बाकी हैं। तो ये यूनिट हमको ये भी समझाती है कि हम बिजनेस में भी जाके लॉ हमको फेवर करता है, इससे कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके, कि हम नौकरी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम किसी तरह से बिजनेस भी कर सकते हैं। तो जब हम एजेंसी पढ़ते हैं तो हम एजेंसी में ये भी समझते हैं कि एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। और अगर हम उन्हें ऑप्ट करें तो श्योरली वी कैन डू सम बिजनेस ऑल्सो। एंड एट द एंड मेक इन इंडिया पूरा इसी पर ही है। बनाइए, बेचिए, खुद भी प्रमोट हुइए और इंडिया को भी प्रमोट करिए। Clear to all? I thought it needs a little bit of revision also. So for the today session, we will be binding it right now, and from the next session, we will be doing like agents and the different concepts. Agents we have to do, principals we have to do, and we have to do sub-agents also. But for today's session, I thought it will be more than sufficient. Thank you so much, my dear students.